अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो डिस्कस करेंगे कि इस वक्त क्या सियासी मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है। आज एक बड़ा अहम फैसला आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। इमरान खान साहब का जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज वो केस जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके कुछ पहलू जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। उसके बाद की जो इमरान खान साहब की सियासत है, ज़रा कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा एनालाइज़ करें कि क्या जो उनका हॉकिश पहले एटीट्यूड रहा है और उनके जो करीबी साथी हैं उनका उसमें कोई तब्दीली आएगी, या वो फिर पहले वाला ही जो सिलसिला एक मनफी किस्म की हमें सियासत इस वक्त नज़र आ रही है। अगर साइफ़र का मैं रेफरेंस दूँ यहाँ पर, उसमें ना तो कौमी सलामती का ख्याल किया जाता है, ना खारजा पॉलिसी का ख्याल किया जाता है, और ना ही अखलाकी तौर पर वो सारी चीज़ें जस्टिफाई हैं जो ऑडियो लीक्स में हमने सुनी हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा का जो केस है उसमें भी एक बड़ी सियासी फतह हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और आज उनको पासपोर्ट भी मिल गया है। ये सारी चीज़ें कुछ मुफाहमत की तरफ जा रही हैं, मुल्क में कुछ इस्तेहकाम इससे आएगा। सियासी मंजरनामे में बहुत हलचल है क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। गो के वो भी कोई तारीख नहीं दे पाए हैं। वो हर जलसे में ये कहते हैं कि अगले जलसे में मैं अपनी स्ट्रैटेजी का ऐलान करूंगा, लेकिन शायद वो उसमें नाकाम हो जाते हैं। शायद उन्हें ये महसूस होता है कि ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं वो गलत होगा और अवाम उस तरह से उनके साथ नहीं है। और अब ये जो नई ऑडियो लीक्स आई हैं उनका जो बयानिया, वो ये समझ रहे थे कि बहुत बिक रहा है, लोग उसको बाय कर रहे हैं। अब उसमें तब्दीली आई है। जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, क्या वो अब समझने में कामयाब हो गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ नहीं है जिसके पीछे आवाम को लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। अभी मुझे स्टूडियोज कर रहे हैं जो गेस्ट, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। मेरे दाईं तरफ फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं और फ़ारूक साहब जो हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब जो हैं ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। मैं चाहती हूँ कि फ़ारूक आदिल साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर, आज जो फ़ैसला आया है, सबसे पहले तो उसी फ़ैसले के हवाले से बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का जो केस है वो ख़ारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। ज़ाहिर है कोर्ट का डिसीजन है और जो चीज़ें उन्होंने देखी, जो मुनासिब समझा, उसके मुताबिक फ़ैसला दिया। हालांकि अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात की जा रही थी। इससे पहले भी कुछ केसेस हमने देखा ऐसे थे, निहाल हाशमी का था, तलाल चौधरी का था। अनकंडीशनल अपॉलॉजी उनकी तरफ से आई, लेकिन वो मामला जो है वो और रुख इख्तियार कर गया, उनको सज़ा भी हुई। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इनको इसमें बरियत मिल गई है, डिस्चार्ज हो गया है उनका ये केस। इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, निहाल हाशमी का केस हो, तलाल का केस हो, या एक और केस है उसका ले लें, दानियाल अजीज़, ये अगर हम उसका एनालिसिस करें और कुछ अरसे के बाद इवन पीटीआई भी जब एनालिसिस करेगी तो ये कहेगी कि ये फैसले गलत थे, इस तरह से फैसले नहीं होने चाहिए। वो किसी एजेंडे के तहत फैसले हो रहे थे। मकसद एक सियासी जमात को दीवार से लगाना था और फिर हमने देखा कि उस सियासी जमात को दीवार से लगाया गया। मेरा इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ है। इस वक्त जब मवाजना किया जाता है इन केसेस का, दानियाल के, तलाल के और निहाल हाशमी के केसेस का, तो नॉर्मली जो ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसका ख्याल ये होता है कि आप इसको बैलेंस करें, जैसे उनके साथ आपने किया था वैसे ही इनके साथ भी करें। तो एक पॉलिटिक्स में नॉर्मली इस तरह का एटीट्यूड मौजूद होता है। लेकिन अगर वो फैसले गलत थे तो क्या आइंदा ऐसा गलत फैसला होना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। जो भी एक माकूल आदमी होगा वो यही कहेगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि माजी में अदालतें किसी और अंदाज में काम कर रही थी। जिस अंदाज में काम कर रही थी वो ऑब्जेक्शनेबल था। और सिर्फ ये दानियाल का और तलाल का और ये केसेस नहीं है निहाल के। देखिए, वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम किया है। हमने खड़े खड़े एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। हमने एक चलते हुए प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले में जिसे जोड़ा ही भुट्टो के केस के साथ जाता था, नवाज शरीफ साहब को आपने सीधा जेल भेज दिया वज़ीर आज़म हाउस से। तो ये ऐसे केसेस हैं जिनकी न तो अदालत में
वो अच्छे फैसले गिने जाते हैं, ना उनकी कोई नज़ीर उसको आइंदा किसी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये सारे फैसले एक माइंड सेट के तहत हुए। तो अब अगर इमरान खान के साथ उस माइंड सेट के साथ फैसले नहीं हो रहे तो हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अदालत अपना किरदार अदा कर रही है, जो उसका कानूनी किरदार है वो अदा कर रही है। इसके साथ हमें एक चीज़ और ज़रूर देखनी चाहिए, वो ये कि क्या आज इमरान खान की हुकूमत होती और यही तौहीन अदालत का केस मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ होता, मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ होता, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या किसी आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ होता, तो क्या उस मरहले पर हुकूमत पाकिस्तान का तर्ज अमल यही होता जो इस केस के मौके पर मौजूदा हुकूमत का है? तो ये हमें असल में हमें कंपैरिजन ये करना चाहिए। सही। तो इस मरहले पर हमें ये नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत आइन, कानून और अदलिया की बालादस्ती और अदलिया की यूँ कहिए कि अच्छे किरदार की मुहाफिज बनकर सामने आई है। लेकिन आप चंद महीने पहले चले जाएं तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। सही है, ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब आप क्या कमेंट करेंगे इस डिसीजन के हवाले से जो आज फैसला आया है? और फिर दूसरा बड़ी अहम चीज़ है, इस पर हमें बात करनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रो में कहा कि क्या अब कोई पॉलिटिकली इमरान खान साहब लेसन लर्न करेंगे? इससे पहले भी हमने देखा 2013 में भी ऐसे ही हुआ था वाक़या, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फिर माफ़ी भी मांगी और अभी भी उन्होंने कहा है कि आइंदा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कल को वो किसी भी जलसे में जाके इसी केस के बारे में कुछ और अल्फाज में वो कोई भी बात कर सकते हैं। इदारों के हवाले से जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस वक्त उनके हवाले से जिस तरह से उनको निशाना बना रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? अच्छा, वो इस पे तो मेरा ख्याल है कि कोई मेरी अपनी राय इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी पोलराइज सियासत कर दी है खान साहब ने कि एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी करते हैं। पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, और वला आलम इसका जो है वो अंदाज़ा उन्हीं को है कि कब वो ये समझते हैं कि क्या करना चाहिए और फिर जो उनके एडवाइज़र्स हैं या जिनकी वो बात मानते हैं या सुनते हैं। लेकिन ये जो फ़ारूक साहब ने जो कमेंट किया बड़ा अहम था कि हमें जो इदारों की बालादस्ती है या जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, ये अगर अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए और फिर उसकी हिस्टोरिकल इन्फ्रेंसेस भी हमें ड्रा करने चाहिए कि किसी केस में देखें फाजिल अदालत ने जो फैसला दिया वो बड़ा सोच समझ के दिया होगा कि उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन और उनका लीगल एक्यूमेन हम सबसे बहुत बेहतर है। आम लोग जो हैं जो इसको देखते हैं वो उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक आम पार्टी वर्कर की जो सोच है वो एक पढ़े लिखे या 30 साल जो लीगल एक्सपीरियंस वाला बंदा है उससे नहीं होती, तो वो मुख्तलिफ कंपैरिजन ड्रॉ करके कहेंगे कि पहले अगर गलती हो गई थी तो अब क्यों नहीं गलती हुई, अच्छा पहले अगर सही किया था तो अब सही क्यों नहीं कर रहे। ये इस किस्म के सवाल हैं जो आम लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं और आएंगे। तो इसलिए होना ये चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो लेजिस्लेटर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो अदलिया है, जो मुकन्ना है, ये सारे अपनी अपनी डोमेन में रह के अपने अपने फैसले करें और फिर सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज वाला जो फैसला हुआ जो हाई कोर्ट ने किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, फिर मरीम नवाज साहबा वाले केस में जो है वो हुआ, मैं तो समझता हूँ दोनों बड़े अच्छे फैसले थे। देखें कि आप एक बंदे को 4 साल के लिए इस चीज़ के ऊपर आपने पासपोर्ट रखा और फिर नैब से अदालत ने जब पूछा कि आपने अभी तक चालान जमा नहीं कराया, मतलब ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है। आप मुझे अगर इजाज़त दें इस पर मैं दोबारा वापस आती हूँ, इस पर हमने ज़रा डिटेल में बात करनी है। अभी इस वक्त रशीद साफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, सबसे पहले तो आज का जो डिसीजन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस पर ज़रा अपना रद्द-ए-अमल दें, क्या देख रहे हैं आप इस डिसीजन के हवाले से? और दूसरा, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं बड़ा हॉकिश एटीट्यूड हमें नज़र आया इमरान खान साहब का और अभी तक वही है, वही बरकरार है उनका। वो जब गए हैं ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल जज हैं वहाँ पर उनके कोर्ट में माजरत करने के लिए, माफ़ी के लिए भी, तो तब भी वो अल्फाज भी आपने सुने होंगे, वो मीडिया पर चलते रहे। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बड़े वो फ़ख्र से उन्होंने वो वायरल की वो वीडियो कि वो देखें जी किस तरह से माजरत हो रही है। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो जिस किस्म का अंदाज़ उस वक्त भी अपनाए हुए थे कि बता देना, गवाह रहना, इमरान खान आया था, मतलब ये चीज़ें सूट करती हैं, ऑकवर्ड फील नहीं होता?
जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अदालती फ़ैसले का ताल्लुक है, तो उस पे तो मेरे ख़्याल में बेहतर राय कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं, और अदालत ने अपनी दानिश में हम्म। और अपनी दानिश में जो फ़ैसला किया है, तो यकीनी तौर पर दुरुस्त ही सोच के हम्म। और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हुए किया होगा। लेकिन इस पे हम ज़रूर तबसरा और बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब का जो सियासी उनकी हिकमत अमली है या उनका हम्म। सियासी कंडक्ट जो है, वो यकीनी तौर पर अफ़सोसनाक है। जब से वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाए गए हैं, तो उन्होंने कोई भी इदारा नहीं छोड़ा हम्म। जिस पे उन्होंने तनकीद नहीं की, और तनकीद भी ऐसी कि बेजा तनकीद। जो इदारा इनके खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ कोई फ़ैसला उनकी तरफ से सामने आता है, तो वो इदारे इनके निशाने पे आ जाते हैं। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसकी आज बड़ी तारीफ़ें हो रही है, जहाँ से हम्म। इमरान खान साहब रिलीफ लेके गए हैं, एक ऐसे मुकदमे में जो मेरे ख्याल में तो किसी सियासतदान के लिए तो क्या, एक आम शख्स भी इतनी बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता कि सेटिंग जज को हम्म। और सेटिंग आईजी को और सिटिंग सरकारी एहलकारों को वो जिस लबो लहजे में धमकियां दे रही हम्म। थी, तो अदालत ने उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में एक रियायत बरती है कि उनकी माफ़ी को वक्ती तौर पे कबूल किया गया है। और जिस हम्म। तरह जो हुकूमती वकील थे, उन्होंने आज ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जी। उसमें भी उनकी हठधर्मी का एक तासुर जो था, जो हम्म। माफ़ीनामा जमा किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी आया थी। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उनके साथ रियायत बरती है। मेरे ख्याल में अदालत ने ठीक ही क्या होगा कहा होगा, लेकिन ये बात तभी हमें पता चलेगा जब तफसीली फैसला आएगा कि जो ये बात कही गई है कि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है, जी। तो उसका क्या आने वाले दिनों में इस मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा। हम्म। लेकिन जो जर्नल हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान साहब का अदलिया, इंतज़ामिया, मुक़न्नना, इन तमाम इदारों के हवाले से उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की एक कैफियत सामने आती है, बल्कि हमें इस बात पे सोचने पे मजबूर करती है कि रियासत पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे पे फाइज एक शख्स जो है, किस तरह फ़ौज के इदारों को, अदलिया हम्म। के इदारे को, पार्लिमान के इदारे को हर जगह बेतौकीर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो ये मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब की सियासत का एक मनफी पहलू है। हम्म। खान साहब को मेरे ख़्याल में यही करना चाहिए कि वो जिस तरह आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को कबूल किया है, उस पे खुशी का इज़हार किया है, तो जहाँ-जहाँ पे उनकी गलतियाँ हैं, या तो उन्हें दुरुस्त करे और उस रवैये पे नज़रसानी करे, या फिर जो कानून है, कानून का एहतराम करे। क्योंकि खान साहब मिडिल क्लास का और अपर मिडिल क्लास के एक मकबूल लीडर तो अपने आप को गर्दानते हैं, हम्म। और लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। तो सही। इस मनसब का फिर तकाजा यही है कि वो आम तासुर यही दे कि वो कानून को फॉलो करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, जो बदकिस्मती से वो नहीं करते, और हम्म। इससे हमारी अदम इस्तेहकाम और जो माशरती बेचैनी है, उसमें इजाफा होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी कह दीजिएगा साफ़ी साहब कि उनके जो करीबी लोग हैं वो जिस जोम में सब लोग ही मुब्तला हैं, इमरान खान साहब ख़ुद भी, कि जो पॉपुलैरिटी का एक जोम है कि मेरे पीछे तो आवाम है, और ये अल्फाज जो हैं वो कुछ हलकों में कहे भी जाते हैं कि कोई माई का लाल ना उनको सज़ा दे सकता है, ना कोई पूछगछ हो सकती है, क्योंकि आवाम उनके साथ हैं, आवाम बाहर निकल आएंगे। ये एक जो पॉपुलैरिटी का पैरामीटर उन्होंने सेट किया हुआ है, क्या अभी उससे बाहर निकल सकेंगे? आगे जो इनकी सियासी हिकमत अमली है उसमें कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं, या वही चीज़ें जो चल रही हैं उसी किस्म की मनफी सियासत, और जिस तरह से वो लोगों के जलसों में उनकी जो है वो इज़्ज़त उछालते हैं और बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाने का तो एक पुराना वतीरा है उनका, कुछ लर्निंग होगी इसमें? मेरे ख्याल में अगर 26 साल में एक सियासतदान अपनी हुदूद और कुयूद को नहीं पहचान हम्म। सके, तो इस महदूद मुद्दत में जब वो इस वक्त डेस्परेट है, जी। जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं, वो गुस्से के आलम में है। हम्म। जो मैंने पहले भी बताया कि जो फैसला उन्हें ये लगता है कि उनके खिलाफ है,
तो वो उनकी कानूनी पहलू को मद्देनजर रखे बगैर तनकीद शुरू कर देते हैं और तनकीद में इस हद तक आगे बढ़ते हैं जिससे बहुत ज़्यादा उस इदारे की बेतौकीरी होती है। उन इदारों, और सिर्फ अदलिया की नहीं बात हो रही यहाँ पे, तमाम बाकी इदारों का इदारों की जिसका भी मैंने बिल्कुल। जिक्र किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब के माइंड सेट में कोई चेंज आ जाएगी मस्बत, लेकिन उन्हें ये तब्दीली लानी होगी बसूरत दीगर जिस ज़ोन में वो मुब्तला है कि अवाम उनके साथ है, अवाम उनके लिए निकलेगी। तो मेरे ख्याल में नहीं निकलेंगे। हमने देखा पेशावर के जलसे में, देखा कि हाल ही में इन्होंने जो यहाँ टेक्सला में जो जलसा किया, उससे पहले पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जलसे किए, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ पे वो जलसों में गए हैं, तो उनकी लोगों की तादाद बतदरीज कम होती जा रही है। तो ये इस बात का, ये मेरे ख्याल में खान साहब को इस बात का इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनका ये जो तल्ख लबो लहजा है उनकी सियासत के लिए बेज़हर कातिल है, और उससे बढ़ के उनकी सियासत को तो नुकसान होगा ही होगा। जो रियासत को, रियासती इदारों को जो नुकसान हो रहे हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी है। तो खान साहब मेरे ख्याल में उनको ज़रूर, अगर वो नहीं समझते ये बात, तो उनके इर्द गिर्द जो जहन वाले रखने वाले लोग हैं, जो सुलझू लोग हैं, जो सियासत को समझने वाले लोग हैं, उन्हें खान साहब को मजबूर करना होगा। और अगर खान साहब मजबूर नहीं होंगे तो वो अपनी सियासत का भी नुकसान करेंगे और रियासती इदारों का भी नुकसान होगा, माशरती बेचैनी में भी वो इजाफे का बाइस बनेंगे। तो अगर उन्होंने एक अच्छी सियासत की रविश इख्तियार की तो हो सकता है जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी इख्तिदार में है, तो आने वाले दिनों में उन्हें भी मौका मिल सकता अच्छा, है। ठीक है। अच्छा साफी साहब, एक और बात पे कमेंट कर दीजिएगा। आपने जिस तरह से कहा कि अब उनको ये महसूस हो रहा है कि लोग उस तरह से, अवाम उनके पीछे नहीं है, यही एक वजह है जिसकी वजह से वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अब उन्हें अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। दूसरा, जो इदारों के हवाले से आपने बात की, आपने इशारा किया, सिर्फ अदलिया नहीं बाकी इदारे भी। आज मरीम औरंगजेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये XYZ किसको कह रहे हैं, चौकीदार किसको कह रहे हैं, और आज अगर इनकी बैसाखियां इनके साथ नहीं है तो ये लड़खड़ाए हुए हैं। फिर कौन जिम्मेदार है कि जो आप ये कहते हैं कि कौम जो है वो चौकीदारों को माफ नहीं करेगी, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अब इमरान खान साहब जो इशारे का नाम में बात करते हैं उसको तो सब लोग समझते हैं कि उनका मकसद क्या होता है, वो किन लोगों को वो उनकी जो है वो इल्ज़ाम और दोष देते हैं अपनी सियासत की नाकामी का। जहाँ जहाँ पे उनको अपनी सियासत में नाकामी नज़र आती है वो इदारों पे या अपने मुखालिफिन पे वो इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देते हैं। तो मरियम नवाज साहबा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वाकई वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, और उन्होंने बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे सामने रख दी है। और खान साहब को भी ये शायद अब अंदाजा हो रहा है, आपने कहा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान वो नहीं कर सके हैं। काफ़ी मुद्दत से ये तारीखी हम सुन रहे हैं, ये महीना जो है ये भी शायद गुजर जाए। इससे पहले जो पिछला महीना था उसके बारे में भी खान साहब ने कई ऐलानात किए थे, लेकिन असल जो है इस वक्त खान साहब जो उसकी जो डिस्प्रेशन है, जो उनका जो गुस्से का एक अंदाज है, शायद यही उस पर सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून जो है और उनके इत्तेहादी हुकूमत जो है अपने मुद्दत पूरी करने की तरफ रवा दवा है, और ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कोशा है, बल्कि जो मुल्क जिस वक्त इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, मुल्क एक जो माशी तबाही के दाने पे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत भी नहीं रही है। डिफॉल्ट से हम बच गए हैं। कई मुल्कों ने जो है पाकिस्तान के कर्जे मौखर करने की बात की है, वर्ल्ड बैंक ने इशारे दिए है कि पाकिस्तान के साथ जो है माली मदद की जाएगी। तो ये खान साहब ये देख रहे हैं कि वो नवंबर के महीने से पहले जो चाह रहे थे कि इंतखाबात का किसी न किसी तरीके से इनेकाद हो जाए, अब वो नहीं, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि नवंबर के महीने से पहले ना इंतखाबात हो सकते हैं और ना ये हुकूमत जो है क़ब्ल अज़ वक्त घर जाने वाली वो है। जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, और ग्राउंड रियलिटी भी आपको इजाज़त नहीं देती है। जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, सैलाब के हवाले से भी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अभी इलेक्शंस हो। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आएंगे, मुख्तलिफ पहलुओं से हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम ज़रा सियासी मंजरनामे के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, कुछ अदालती फ़ैसले भी आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे रहनुमा हैं उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। आज इमरान खान साहब का जो आया डिसीजन, उसके हवाले से हमने बात की है। उनको जो रिलीफ मिल रहा है उसका क्या मकसद है, उसको क्या समझा जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं। सर, ज़रा थोड़ा सा इस पर हमें गाइड कर दीजिएगा। जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने बात की, पहले भी मैंने साफ़ी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू पर लिया है। उन्होंने कहा कि जो चौकीदार होते हैं, मुल्क के जो कौम के जो चौकीदार हैं, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो इमरान खान के इक़्तिदार के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। आप उनको ना बार बार बुलाएं और अपनी सियासत में ड्रैग करने की कोशिश करें। फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे थे, क्या इसकी उनको समझ आ गई है कि अब लोग मेरे पीछे नहीं हैं, इसलिए वो कश्मकश में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए ना किया जाए? इस वक्त हो गया रहा नाहिद, इसको दो हिस्सों में बांटते जी। हैं। पहली बात तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो बात कही चौकीदार वाली जी, ये चौकीदार वाली बात बहुत बरवक्त और अच्छे मौके पर उन्होंने एक याद दहानी दोबारा कराई है। ये पहली बार नहीं हो रही, और मुस्लिम लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है, PDM की तरफ से भी कहा जा रहा है, और दीगर कायदीन ने भी, और जो इंडिपेंडेंट मुबस्सिरीन हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। ये बात, इसके पीछे कहानी क्या है? इमरान खान जब चौकीदार को मुखातिब करते हैं या जब उनके लिए बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज जो हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करते, जब वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि भाड़ में जाए आइन, भाड़ में जाए जमहूरियत, भाड़ में जाए आवाम की राय। आप मुझे जिस तरह पहले इक़्तिदार में बिठाया था,
फिर ला के बिठा दें। ये है इमरान खान का माइंडसेट। इमरान खान का माइंडसेट कोई जमहूरी आईनी सियासी नहीं है। सही है। वो दरअसल हर बाई हुक और क्रूक वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, और इस मकसद के लिए उनको एक को गाली देनी पड़े, पाकिस्तान के कौमी इदारों को गाली देनी पड़े, पार्लियामेंट को गाली देनी पड़े, दिफाई इदारों को गाली देनी पड़े, वो हर एक को गाली देते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इस वक्त भी इतना अरसा इक़्तिदार से महरूम रहने के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि मुल्क किसी कायदे कानून के तहत चलता है। ऐसे नहीं होता कि कोई ताकतवर इदारा ला के किसी पसंदीदा आदमी को कहीं बिठा दे। ऐसा अगर होता तो आप फिर करके कुछ दिखाते। आपने तो अपनी नाअहली साबित कर दी है। तो असल बात यह है कि वो जब मुखातिब करते हैं, चौकीदार को मुखातिब करते हैं, उनके लिए बुरे अल्फाज कहते हैं, तो दरअसल वो ये मुतालबा कर रहे होते हैं कि ये मैं सब नहीं करूंगा अगर आप मुझे लाके इक़्तिदार में बिठा दें। ठीक हो गया। तो ये एक बात हुई। अब दूसरे से की तरफ चले, लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च की बात क्या है कि वो इसकी क्यों डेट दे क्यों नहीं रहे, ये समझने की बात है। लॉन्ग मार्च अव्वल तो 25 मई हमारे सामने है और ताकत इनकी कौम ने देख ली है, और उनको अगर कोई मुसल्लह हमले दारुल हुकूमत पर करेगा तो उसके साथ कैसे निपटना है ये भी कौम ने भी देख लिया है और हमला करने वालों ने भी देख लिया है। तो लेकिन अगला इसका पहलू क्या है? अगला पहलू ये है कि ओके आप मार्च कर लेंगे, आप पेशावर से आए, आप लाहौर से आए, आप कहीं से भी आए, आप आ जाएंगे। आफ्टर लॉन्ग मार्च व्हाट, क्या करेंगे आप लॉन्ग मार्च? आपने पहले भी तो लॉन्ग मार्च भी किया और धरना भी दिया 4 महीने, उसके नतीजे में क्या आप तब्दीली लेके आए? नहीं, अब उस किस्म का धरना पॉसिबल है जो वो मेरी गुजारिश ये है कि वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आ जाएं, उनको F9 पार्क में या किसी और पार्क में कहेंगे आप बैठ जाएं, और उनको देखें पका के खाने की भी दे दें, वहाँ पानी के नल भी खोल दें और कहें जी मजे करें आप बैठ के। उसके बाद क्या होगा? इस सवाल का जवाब इमरान खान के पास नहीं है और वो कभी नहीं दे सकते इसका जवाब। चूंकि उनके पास जवाब नहीं है, वो सिर्फ धमकी देते रहेंगे। और जो उनको रिलीफ मिल रहा है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? देखें, रिलीफ ये बाकी रिलीफ है या आगे जो है वो दायरा मजीद तंग हो रहा है उनके और उनको समझ नहीं आ रही? ये भी दो अलग बातें हैं। हाँ। इसका दायरा तंग होने से कोई ताल्लुक नहीं। देखें, पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप को इस तरह से छोटे छोटे केसेस में नहीं उलझाना चाहिए। जिस तरह से आपने एक अकामे पे वजीर आजम निकाल दिया, एक लेटर ना लिखने पे वजीर आजम निकाल दिया, तो ये गलतियां थी। ये गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए। आज अगर कोई ये गलती नहीं दोहरा रहा तो ये अच्छी बात है, और ये बात मैसेज इमरान खान को समझना चाहिए कि मेरे साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो दूसरों के साथ हो रहा है, तो उसको वो अप्रिशिएट करें। उनको अप्रिशिएट करेंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जमहूरियत मुस्तहकम होगी, इदारे अपनी हदूद के अंदर रह के अपना काम करेंगे। लेकिन अगर वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपना वो यही तर्ज अमल जो उनका है वो बरकरार रखेंगे, तो उसके नतीजे में एक तो ये कि हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये है कि खुद उनके अंदर मायूसी पैदा होगी। मायूसी जो अब वो पैदा होनी शुरू हुई, और जो आप जो कह रहे हैं कि जलसों में लोगों की तादाद कम है, ये क्या कहानी है? ये 1966 की बात है कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन में लोगों ने वोट कम डाले। अब उसके बाद तहकीक शुरू हुई कि ये चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि जो पॉलिटिशियन ज्यादा गाली देता है, बिलो दी बेल्ट जाता है, नेगेटिविटी फैलाता है, लोग उससे मायूस हो जाते हैं। तो इमरान खान को ये काम करते हुए अब 8-10 साल हो गए हैं, आखिर लोगों ने थकना है, वो थक रहे हैं। ठीक, मैं बात कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन आपने जिसकी तरफ इशारा किया, मैं चाहती हूँ कि हमायूं साहब आप ज़रा उस पर कॉमेंट कर दीजिएगा। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ था। नवाज शरीफ साहब और बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, उन्होंने बैठकर डिस्कशन की, मिसाक़ जमहूरियत किया, तो उन्होंने बेहतर कर लिया था सियासी माहौल। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, हमें एक मरतबा फिर वही सब चीज़ें जो है वो दोबारा पाकिस्तानी सियासत में नज़र आ रही हैं। ख़वातीन का एहतराम आप नहीं कर रहे हैं, जो आपके दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं, जलसों जलूसों में बोल रहे हैं। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना तो आपकी अपनी ट्रेनिंग है और ना ही आपके वर्कर्स की ट्रेनिंग है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इससे सियासत जो है, कितना सियासत का माहौल इससे ख़राब हो रहा?
अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको ट्रेस बैक करने की कोशिश करें ये क्यों हुआ, तो दुनिया में पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में एक पॉपुलिस्ट लीडर की जो है वो एक लहर सी उठी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए, नरेंद्र मोदी इंडिया में आए, इटली के अंदर आए, इस किस्म के बहुत सारे लोग आए, और फिर हमने देखा कि उन्होंने जो है जो अपनी टर्म्स की, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, अपनी आवाम के लिए भी नहीं किया और अपने मुल्क के लिए भी नहीं किया, और उसमें भी खैर एक दो राय हो सकती है, और कुछ जगहों पर जो है ना, इसकी मिसाल खान साहब की थी। वो एक पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पे उभरे, और उसके बाद 3 साल 7 महीने जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया, ना घर बनाने वाला, ना जो है वो नौकरियां देने वाला, इकोनॉमी को संभालने के लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हालात मजीद खराब हो गए। फिर एक जो सबसे बड़ा वो जो था कि मैं रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो वापस ला रहा हूँ। अब वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब एक उन्होंने मजहब का वो यूज किया, जिस तरह वो कहते हैं कि मजहब का कलामी हो रही। रियासत मदीना तो ये थी कि खातून को वजीर आजम हाउस में उन्होंने हब्स भेजा में रखा, ये वो नैब वाली वो जो, तो ये रियासत मदीना में खवातीन को आप मर्द को भी नहीं रख सकते। ऐसे और बड़े बेतहाशा वाकयात हुए। मैं सिर्फ उसका पैरेलल यही जो फारूक साहब कह रहे हैं कि आप नए इखलाक जो है वो हमारा रियासत मदीना का सबसे बड़ा एक वो था कि ज़बान और आप उनकी जलसों में गैर अखलाकी चीजें वो हमारे सामने। मरियम औरंगजेब साहिबा आप जब लंदन में मौजूद थी, जिस तरह से वहाँ पे उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा, फिर उसके अलावा जो मस्जिद नबवी का जो वाक़या है, कोई टॉप लीडरशिप ने कोई ऐसा उसको कंडेम नहीं किया, बल्कि उसको अप्रिशिएट किया कि ये ऐसे इसलिए किया कि ये इनको होना था। मतलब आप जिस रियासत मदीना की बुनियाद डालने का आपने लोगों को जो है, मैं तो कहूँगा कि एक धोखा दिया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं वो देख के, जिस तरह अभी फारूक साहब ने कहा, इस वजह से लोगों का जो है इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया कि हम हर वक्त लड़ते रहेंगे। अच्छा देखिए, आपने जब से ये हुकूमत से गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गए हैं, तो उसमें जो है इन्होंने अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं की। मतलब एक इस किस्म के जो है वाक़यात इन्होंने लेके उठाए कि जी मुझे इम्पोर्टेड हुकूमत लेके गिराया, बाहर से मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई। हालांकि जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई उसमें कहा गया कि मुल्क का नाम नहीं लेना। आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आपने मुल्क का नाम नहीं लेना, जो आपकी रिकॉर्डिंग आई है, तो फिर कॉन्स्पिरेसी कहाँ से आ गई? इसका मतलब यह है कि आप उस मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं। और फिर अभी आपने फर्म हायर की है जो वहाँ पे आपकी लॉबियस्ट फर्म है, जो भी तो हुई ना रबन रफेल के साथ मुलाकात हुई है, वो सारा यानी तो आप जब आप मिले तो वो ठीक है, जब कोई दूसरा मिले तो उसमें कॉन्स्पिरेसी। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक जो है ना, मैं वो पिछले हम चंद प्रोग्रामों में कह रहे हैं, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये जानबूझ के केओस क्रिएट करने की बात है। वो इदारे या वो अदालतें या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अगर इनके हक में फैसला दे दें तो बहुत अच्छी, और अगर वो ना दें तो आपने वही इदारे अगर आपके हक में फैसला नहीं देते हैं तो जाहिर है आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। मतलब ये मुझे वो रियासत मदीना नहीं समझ आती कि किस किस्म की वो है। इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दोहराए नहीं जा सकते हैं, आप उस पर बात नहीं कर सकते। फेल में बहुत ज्यादा तजाद है इनकी, जो है ना रियासत मदीना का कहीं से भी शेवा नहीं है। साफी साहब की तरफ जा रहा है। जी देखें, अब इमरान खान के लिए रास्ता महदूद हो रहा है। देखिए, ये अदालत इमरान खान की जो छोटी छोटी, जैसे तौहीन अदालत है, इससे पहले भी एक केस से वो बरी हुए, ये जो बरी हो रहे हैं, इस बरी होने के बाद अब वो इस बात पे एतराज़ नहीं कर सकते कि मरियम नवाज़ को आपने पासपोर्ट कैसे दिया। देखें, इस मुल्क के इदारे इस तरह का आप किरदार अदा कर रहे हैं, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल गैर जानिबदार आज़ाद हैं, इदारे आज़ादी से फैसला उनको आज़ादी दे रहे हैं, उनको आज़ाद किरदार अदा करने का मौका गवर्नमेंट दे रही है। जब वो दे रही है तो उसके बाद अब इमरान खान के लिए मौका बहुत कम है कि वो इस चीज़ को मलाइन करें। अगर वो इसके बावजूद मलाइन करते हैं तो फिर वो कौम के सामने होंगे, और अगर आज उनके खिलाफ एहतसाब करेगी आता फैसला, तो फिर आप इमेजिन करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल होती। मुझे साफ़ी साहब की तरफ जाना है। उनके साथ लोग बहुत बुरा करते हैं। ठीक है, अच्छा साफ़ी साहब, अभी तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग केसेस जो है वो एक तलवार लटक रही है उनके सर पर, कैसे देख रहे हैं? कितने सीरियस उसके नताइज हो सकते हैं उनके लिए? कितने संगीन किस्म के अभी वो केसेस उनके बाकी हैं? जी, मुकदमात तो उनके खिलाफ कोई 11-12 मुख्तलिफ मुकदमात है। उसमें तो एक ही मुकदमे का आज जो फैसला सामने आया है कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुए, और तफसीली फैसला जिसने हमें पहले अर्ज किया कि अब तफसीली फैसले से हमें पता चलेगा कि गैर मशरूत माफ़ी को अदालत ने किस निगाह से देखा। तो मेरे ख्याल में कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर रिव्यू में कोई गया या कोई और इस हवाले से कानूनी जो फर्दर इस पे जो मज़ीद स्टेप्स
से अगर उठाए गए हैं तो ये मुकदमा मजीद भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो बाकी आपने जिक्र किया स्पेशली ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, अब देखिए उसमें ममनुआ से बात जो है आगे बात जा चुकी है, फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है। उसमें जो बाहर मुल्कों से उनको जो पैसे मिले हैं, ना सिर्फ वो गलत तरीके से मिले हैं बल्कि उसका अभी तक कोई हमें पता नहीं चल रहा कि वो खर्च फिर कहाँ हुए हैं और जिस मकसद के लिए फंडिंग हुई है वो मकासद क्या थे और वो मकासद क्या पूरे हुए हैं या पूरे होने वाले हैं। ये कौमी सलामती से जुड़ी हुई बातें हैं और इसी वजह से मौजूदा हुकूमत ने मुनासिब समझा था कि तहकीकाती इदारों से मज़ीद तहकीकात करवा के पता करवाया जाए कि दरअसल इस पूरी कहानी का जो है अंजाम क्या होगा। एक तो ये है कि उसमें आप जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन के अपने तरफ से उनके जो फैसले सामने आए हैं उससे तो ये बात आया हो गई है कि गलती तो हुई है। अब उस गलती की क्या सज़ा है वो मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए उसका जायज़ा लिया जा रहा है और खान साहब मेरे ख्याल में इनको अभी से उनकी टीम को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि उन्हें आने वाले दिनों में उससे काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। इसके साथ साथ तोशा खाना का केस जो है वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। इखलाकी तौर पे खान साहब जिस इंसाफ की बात करते हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तोशा खाना केस में हमने देखा है कि खान साहब ने उन चीज़ों को अमलन पूरा नहीं किया है बल्कि उससे मुतजाद किया है, उससे उलट किया है। तो ये दो केसेस जो है इंतहाई उनकी सियासी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। और अगर कानून और ज़ाब्तों को हम देखें, सरसरी जायज़ा भी ले तो उसमें इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है उन पे जो आयद इल्ज़ामात है उसमें काफ़ी सदाकत नजर आती है। ठीक है साफ़ी साहब, ठीक है। मुझे इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, ज़रा एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं और रहनुमा भी हैं JUI के, ज़रा सियासी तौर पर भी हमें थोड़ा सा वो बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब का। सर सबसे पहले तो जो आज फैसला आया है उसके हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दे दीजिएगा। और आज इदारे बहुत अच्छे हैं इमरान खान साहब के लिए क्योंकि फ़ैसला उनके हक़ में आ गया है। जब फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आता तब वो फिर इदारों को मिलाइन करते हैं और जलसे जलूसों में वो खड़े होकर उंगली भी उठाते हैं, उनके हवाले से बात भी करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, तस्दीक करते हैं उनकी। देखिए जो फैसला उनके हक में आया है बावजूद इसके कि उन्होंने एडमिट नहीं किया, अपना कोर्ट के सामने माफी नहीं मांगी और माफी ना मांगने के बावजूद जो है उनके हक में फैसला आया, मगर इसके बावजूद वो मुतमिन नहीं होते और मिलाइन भी करते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि ये एडमिशन पे अगर कोई सजा हो जाती या कोई और बात हो जाती तो वो जो है ना फिर तूफान उठा लेते हैं पूरे। आज जो है ना सोशल मीडिया पे जो है ना एक मुसीबत खड़ी हो जाती। तो ये ऐसा फैसला है कि जिसको कह सकते हैं कि इन बिटवीन द कोर्ट और कंटेम्नर है और उन्होंने कहा भी है कि प्रमुख जो है इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट की है, मगर इसके बावजूद उन्होंने उनको माफ करना जो है वो मुनासिब जाना। ठीक है। अच्छा सर, साइफर के मामले पर मुझे बता दीजिएगा, ये कितना ख़तरनाक किस्म का मामला है, कितना संगीन है। कैबिनेट मीटिंग में भी इसके हवाले से जो सिफारिशात गई हैं उसमें ये कहा गया है कि ये कौमी मफादात पर संगीन इसके मुज़र असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, ये कौमी सलामती का मामला है। और इमरान खान साहब जो हैं वो FIA से तहकीकात के हवाले से जो हैं वो तैयार नहीं हैं और ख़ुद जाना भी नहीं चाहते, बैठना भी नहीं चाहते असम्बली में। तो इस किस्म के अजीब किस्म के मामलात हैं। बहरहाल संगीनी क्या है इस मामले की? देखिए जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सीक्रेट होते हैं और अंडर द सीक्रेट एक्ट जो है सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है और हर ऑफिस में मेंटेन करनी होती है। प्राइम मिनिस्टर का मगर वो उन्होंने सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाए। पहले तो उन्होंने आके इसको जलसा आम में जो है ना डिस्कस किया और जलसा आम में डिस्कस करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ से मिसिंग पाई गई है। तो अगर तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर तो बहुत संजीदा बात है, मगर इवन उसकी कापी भी जो है वहाँ से गायब की गई है तो ये भी कम संजीदा बात नहीं। तो इसमें जो है सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम पॉलिटिकली भी और जो लीगल इस वक्त सारी चीज़ें सामने उसके हवाले से उनका एनालिसिस ले रहे थे। नाज़रीन, एक और हमें अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से इस वक्त मैं बात कर रही हूँ और वो पाकिस्तान के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमने देखा कि जब से उन्होंने ये मनसब संभाला है उसके बाद से वो चाइना का विज़िट किया, उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया, दीगर ममालिक का विज़िट किया। पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, तमाम ममालिक के सामने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो पेश कर रहे हैं। इससे पिछली हुकूमत में हमने देखा कि हमारी जो खारिजा पॉलिसी है उसको बड़ी डज लगी थी, उसमें बड़े इश्यूज़ आ रहे थे और हमारे दोस्त ममालिक भी जो है शायद पाकिस्तान के साथ उनके जो पहले ताल्लुकात थे वो बरकरार नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने एक नए सिरे से काम करना शुरू किया और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको जिस तरह से पजीराई दे रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बड़ी अप्रिसिएशन इस हवाले से जो है वो उनको मिल रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आज भी हमारी नज़र से एक CNN का जो एनालिसिस गुजरा है, पीटर बर्गर जो है उन्होंने जिस तरह से इसके हवाले से बात की है और इस फैमिली के हवाले से उन्होंने बात की है कि हमेशा इनका एक हमें लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है, प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे अगर मज़ीद आगे इसी तरह से इनकी कोशिशें जारी रहीं। हुमायूं साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ कि जो इस वक्त एफर्ट्स कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, हमने देखा कि सैलाब का इतना बड़ा मामला था, हम जिस तरह फ्लड्स का शिकार थे, क्लाइमेट चेंज का शिकार थे, उन्होंने जाकर जिस तरह इंटरनेशनली लोगों को बताया है पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर इस वक्त कितने प्रोन हैं हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से और जो पजीराई मिली है और इसके अलावा ताल्लुकात की बहाली में बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर हमारा बाकी फॉरेन ऑफिस, फॉरेन सेक्रेटरी जो और फिर हमारे जो डिप्लोमेट्स इस वक्त बाहर हैं, SCO के अंदर जो है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की गई, उसके अलावा चाइना का विज़िट किया गया, उसके अलावा जो है जो बाकी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से उनका विज़िट किया गया और फिर ये उस वक्त वज़ीर ख़ारजा बने या वज़ारत ख़ारजा इनके अंडर आई जब पाकिस्तान एक तो इकनॉमिक टर्म ऑयल में था, जब पिछली हुकूमत गई और आपके बहुत सारे मसाइल मुख्तलिफ ममालिक के साथ थे, अमेरिका से लेके चीन तक जो हमारे दो बड़े अच्छे इत्तेहादी उस ज़मरे में आते हैं, फिर सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के मामलात हमारे, तो पाकिस्तान को एक जो फॉरेन पॉलिसी का इशू था उसमें मेरा ख्याल है ये दो जो फेसेस हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी भरपूर अंदाज से जो है वो रिप्रेजेंटेशन की और उसको सराहाया गया इन अ सेंस कि जब भी जिधर गए वो एक तो ये है कि एजुकेटेड और फिर उनका जो स्टाइल था, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का केस मुख्तलिफ जगहों पे थिंक टैंक्स के अंदर जाके, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, फॉरेन मिनिस्टर्स फोरम के अंदर किया, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इस तरह का जो फॉरेन ऑफिस की जो लीडरशिप है ये रहे तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें पजराई होगी। हमने देखें जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक बन रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नेविगेट करें और किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बने। गो के हम इस वक्त जो है चीन का एक बहुत करीबी दोस्त हैं, हमेशा से रहे, लेकिन हम अमेरिका के साथ उसी तरह ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं और उसी तरह से रेसिप्रोकेट भी हो रहा है वहाँ से। तो ये जो बैलेंस आउट करना होता है फॉरेन पॉलिसी को, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। तो और स्पेशली सैलाब जिसमें अब हमें 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुके हैं, हम 1.2 बिलियन के ऊपर बड़ा वो कोशिश कर रहे थे IMF से जो हमें मिला, तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त आपने पेरिस जो एग्रीमेंट है, जो कंट्रीज हैं उनके साथ जाके आपने रीनेगोशिएट करना है अपने डेट्स को, आपने IPPs के साथ करना है, आपने CPEC से रिलेटेड जो है, तो ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन। खत्म मैं चाहती हूँ कि मुख्तसरन बाकी लोगों का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। साफी साहब 30 सेकंड्स हैं आपके पास। सर, पीटर बर्गन जो हैं और इसके अलावा जो दीगर वेस्टर्न मीडिया है वो जिस तरह से उनको फोकस कर रहा है और जिस तरह से उनके बारे में बात कर रहा है, बड़ा खुशाइंद है ये पाकिस्तान के लिए कि एक आपका यंग फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा पेश कर रहा है। सर, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मीडिया तो यकीनी तौर पर तहसीन कर रहा है, लेकिन उससे अगर हम हट की भी देखें कि FM की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से हम जायजा ले देखें। साइपर का आपने जिक्र किया, उस मामले के बावजूद अमरीकी सदर का प्राइम मिनिस्टर से मिलना और वो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अपने हम मनसब बिलावल भुट्टो से मिलना, फिर अमरीका के कर्जों का इल्तवा और ताल्लुकात में एक नई जहतें सामने आने की जो उम्मीदें हैं, इस बात से ये साबित हो रहा है कि
एक भरपूर सफारतकारी के टूल से वो जो काम हो रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो उनकी ख़ानदानी पस मंज़र है उसका उनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली अगर हम अमेरिका के तनाज़ुर में भी बात करें, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। जी जी। और UNGA साफी साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है सर, बस 10 सेकंड्स में आप इसको कंक्लूड कर दें सर। ये बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से जायजा ले लिया फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन ये हमें कामयाबी मिल क्यों रही है, हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। और माजी में खराबी क्या थी? खराबी ये थी पहले कोई विजन नहीं था। सही है। अब आप एक विजन के साथ एक काम कर रहे हैं, दुनिया के साथ और एक अच्छी टीम के साथ, अच्छी टीम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। नतीजा क्या है? आपके कर्जे रीशेड्यूल हो रहे हैं, आपकी डेफर पेमेंट के मामला जा रहे हैं, और अमेरिका की तरफ बहुत सारे वो फंड जो पहले रुके हुए थे वो थोड़े आने शुरू हो गए। ठीक है, दुनिया बदल रही है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, हुमायूं खान साहब और रशीद साफी साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।